My dear Shine family members, good morning. रोज रोज आप सभी लोग से सुबह से लेकर शाम तक बात करते करते ऐसी बहुत ढेर सारी यादें कई बार नज़र के सामने से गुजर जाती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें याद आ जाती हैं जो हमारी ज़िंदगी के अचीवमेंट्स थे, और ये सारे अचीवमेंट कमाए गए थे। कुछ खरीदा नहीं गया था, कुछ बाज़ार में बिकने वाले अचीवमेंट नहीं थे, बल्कि दिन रात की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद ये सारे अचीवमेंट्स कमाए गए थे। और न्यूज़ 18 ग्रुप की तरफ से लीजेंड्स के सम्मान में राशिद नसीम को उनकी गैर मौजूदगी में सम्मानित किया गया था। हमारे प्रदेश के राज्यपाल माननीय राज्यपाल के द्वारा हमारे स्टाफ को अवार्ड दिया गया। और इसके साथ ही साथ इस साल की कॉफ़ी टेबल बुक के ऊपर लेजेंड में मेरी फ़ोटो, ये सब कुछ शाइन ग्रुप की देन और आपके चेयरमैन की उस काबिलियत का नतीजा था जो सिर्फ और सिर्फ आपको ग्रोथ देने के लिए काम करती थी। मेरी ये सारी की सारी कोशिश सिर्फ एक बात को लेकर के है कि मैं अपने माथे से एक जो शब्द है भगोड़ा, उस कलंक को मिटाना चाहता हूँ। और मैं वादा करना चाहता हूँ और पूरा करना चाहता हूँ कि मैं आगामी वर्ष के पहले माह के अंदर अंदर यानी जनवरी 2023 में मैं हिंदुस्तान के अंदर अपनी सरजमीन पर अपने लोगों के बीच में आ करके ये साबित करूं कि मैं भगोड़ा नहीं हूं। क्योंकि भगोड़ा होने के लिए आपको कई लाख स्क्वायर फीट के ऑफिस में ऑफिस नहीं खोलना होता है। भगोड़ा होने के लिए आपको आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर अपने काम का विस्तार नहीं फैलाना होता है। भगोड़ा होने के लिए आपको दिन रात की अनथक मेहनत करके लाखों करोड़ों लोगों का ग्रुप नहीं बनाना होता है। भगोड़ा होने के लिए इतनी इज्जत नहीं कमाना होता है। भगोड़ा होने के लिए इतनी ज़मीनें नहीं खरीदना होता है। कल रात को मैंने सिर्फ एक शब्द लोगों के लिए बताए एलटीएल से संबंधित। आज सुबह से शाम तक मेरे पास कम से कम ऐसे 50 से ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आए जिन्होंने मुझे इस बात के लिए धन्यवाद दिया कि मैंने उनको एक छोटी सी बात शेयर करी और खोली। और न जाने कितने अपलाइनर्स, न जाने कितने सीनियर जो पहले लोगों को बहकाते थे कि वो भाग गए हैं, कंपनी भाग गई है, वो उनके सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि ये बात तो हकीकत है। मैंने तो स्टेज से बात कही थी। पहले 15%, उसके बाद 25%, यानी 40% हमने एलटीएल का पैसा हिंदुस्तान में ही छोड़ा। मैं इसको थोड़ा डिटेल से बताना चाहूँगा क्योंकि आज रात को मैंने एक और ग्रुप का पूरा एक ग्रुप का मैंने पोल खोलने का आप लोगों को सबसे पहले अभी घोषणा करी हुई है। तो रात 12 से पहले पहले मैं स्टोरी तो बता ही दूंगा और फिर मैं एक आप लोगों के हाथ पर रखूंगा। आप उस ग्रुप का नाम बता सकें तो बता दें मुझे, मैं पूरा हिंट दे दूंगा। और आज नाम मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं डिटेल इतनी बता दूंगा कि आप नाम समझ जाएंगे। नाम आज मैं नहीं बताऊंगा। कल मैं आपको दस्तावेज के साथ दस्तावेज शेयर करूंगा क्योंकि हमारे सारे के सारे काम अब डॉक्यूमेंट्स पर हो रहे हैं। उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि कंपनी ने कभी भी गलत नहीं करना चाहा। फिलहाल मैं एलटीएल संबंधित बातें बताऊं कि नेपाल से निकल करके आने के बाद मेरे सभी कस्टमर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी मेरे भाई, ताकि आपको सच्चाई पता रहे कि कंपनी कहीं भागी नहीं थी। जानबूझकर एक रिपीटेड कंपनी को इस तरह से बदनाम किया गया क्योंकि लोगों ने 42 दिन तक ये समझ लिया था कंपनी अब बंद हो जाएगी। लेकिन बाहर आते ही राशिद नसीम ने जब एक धमाका किया कि नहीं, हम कंपनी चलाएंगे। पहले तो 42 दिन तक लोगों को यकीन नहीं था कि हम नेपाल से निकलेंगे, क्योंकि लोगों में एक अफवाह फैल चुकी थी कि नेपाल में हम अरेस्ट हुए हैं तो 6-7 साल तक बाहर नहीं आएंगे। क्योंकि नेपाल पुलिस, वहाँ का प्रशासन, वहाँ के लोग यही मैसेज दिया करते थे कि अरे आज तक हो नहीं पाए, नेपाल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इलीगल है, जो नेटवर्किंग में पकड़ा गया वो बाहर आ ही नहीं सकता है। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये बंदा राशिद नसीम है जो ज़िंदगी में कभी गलत करता नहीं और किसी गलत से डरता नहीं, और सच्चा है तो लड़ेगा ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जीत कर आएगा ज़रूर। तो आप ये समझ लिया, अब तक मैं लड़ ही नहीं रहा था। जैसे नेपाल में जब मैं लड़ नहीं रहा था तो एक के बाद एक घटनाएं होनी शुरू हो गई, लेकिन जब मैंने लड़ना शुरू किया तो उसके बाद डेट मैंने फिक्स कर दी थी, इस डेट से पहले बाहर निकल जाएंगे हम, और वो हुआ। दिन फिक्स कर दिया था इस दिन हम निकलेंगे, वो हुआ। हर एक चीज़ मैंने फिक्स करी थी कि इस डेट पर हम यहाँ से आराम से अपने आप को बाइज्जत बरी करके लेके जाएंगे, और हमने वो किया।
फिलहाल हम आते हैं, नेपाल से निकलने के बाद मेरे पास हमारी कंपनी के बहुत से ऐसे सीनियर लीडर्स आते गए जिन्होंने कंपनी को या तो टेक ओवर करने का ऑफ़र हमें किया, और या तो उन्होंने ऑफ़र ये किया कि मैं चुपचाप बैठ जाऊं और कंपनी लाइबिलिटी, मुझे लाइबिलिटी शब्द उस समय तक तो आया ही नहीं था कि लाइबिलिटी कहीं सर पर आई हुई है, ऐसी भी लाइबिलिटी है। और मैं तब उस समय RBOI प्लान मैंने चलाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकम अपॉर्चुनिटी और इनकम, मैंने इस तरह से प्लान चलाया क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे सारे प्लान जो पहले कंपनी को खड़ा करने की ताकत देते थे उस तरह से मेरे ये भी प्लान चलेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि ऊपर की जो लाइन थी ना वो बिल्कुल डेड होकर बैठ चुकी थी। उसने आगे काम करना ही छोड़ दिया था, बंद कर दिया था, क्योंकि हम 20 लोग अंदर थे। 20 लोगों में मेरे साथ में तकरीबन 10 से ज़्यादा प्रेसिडेंट थे, तो उन्हें तो पता ही नहीं था कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनकी तरफ से कोई पावर कोई फोर्स लग ही नहीं पा रही थी। समझते समझते जब उन्होंने लगाना शुरू किया तो जो लोग 10 बाहर रह गए थे उनकी तरफ से ज्ञान दिया जाने लग गया कि भाई करने से क्या फ़ायदा है। फिलहाल किसी भी तरीके से ले दे करके मैंने LTL की शुरुआत कराई। LTL की शुरुआत हुई थी 2 रीज़न से। एक, हमको एक फंड जो हम कर सकते थे जिससे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते थे और ट्रेडिंग से बेनिफिट निकाल सकते थे। सबसे पहले उस फंड को इकट्ठा करने के लिए, मैं आज आप बता दूं, सबसे पहले उस फंड को इकट्ठा करने के लिए, उस कोरम तक पहुंचने के लिए हर तरह के ऑफर किए गए, चाहे वो प्लॉट आधे दाम पर हो, एक के साथ एक फ्री का हो, और चाहे वो 15 लाख की सेल पर 5 लाख का कमीशन हो, चाहे वो हमारी खुद की कंपनी की कई प्रॉपर्टीज़ जिसे आधे से भी कम दाम पर फ्लैट वगैरह लोगों को लाइबिलिटी के नाम पर देना हो, और बहुत सी चीज़ें ऐसी की गई जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि हमने प्लान ये किया कि अब कंपनी खड़ा कर लेंगे, लेकिन वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। फिर भी ये बिजनेस से बिजनेस चीज़ें होती रहती है। लेकिन जब LTL स्टार्ट किया गया तो LTL में सबसे पहले हमारे सीनियर लीडर्स ने जब पे आउट की बात करी तो मैंने साफ मना किया कि पे आउट नहीं रहेगा, इसके अंदर 15% लाइबिलिटी के नाम पर हम छोड़ेंगे, उसे चाहे पे आउट मानिए चाहे लाइबिलिटी तो नहीं मानिए। आप ये पैसे आपको मिलेंगे अगले 6 महीने तक। कंपनी कोई भी पे आउट सीनियर लीडर को नहीं देगी, कंपनी सिर्फ और सिर्फ इस लाइबिलिटी उतारेगी, नीचे लेवल पे लीडर को इनकम आनी शुरू हो जाएगी। यानी जब लोगों को पैसा जाने लग जाएगा तो लोगों के अंदर एक मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगा। आप उठा के देख लेंगे उस टाइम पर, जिस टाइम का ये कहानी है, हर एक प्रेसिडेंट के पास एक बैंक अकाउंट हुआ करता था। और उसी बीच में जो कुछ लीडर यहाँ मौजूद थे उन लीडरों ने मुझसे 25% और अप्रूव कराया, यानी कुल 40% का फंड LTL में हिंदुस्तान के अंदर लाइबिलिटी उतारने के काम आएगा। बचे हुए 60% से कंपनी को उस बेनिफिट को कमा के देना है जो बेनिफिट कंपनी कमा करके आपको कमिटमेंट करी। आगे उसी टाइम पर अगर आप उठाकर रिकॉर्ड देखेंगे तो हर दिन 1.5 से 2 करोड़ रुपया कंपनी ने पुरानी लाइबिलिटीज़ के अकाउंट से चुकाया है। ये डिटेल आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मिलेगा, अकाउंट से मिलेगा। अगर ये बात गलत निकल गई, जिस दिन अकाउंट के स्टेटमेंट सामने आए, अगर ये बात गलत निकल गई तो राशिद नसीम के ज़माने रिकॉर्ड रखिएगा, अपने पास मुंह पे थूक दीजिएगा। जिस टाइम की स्टोरी है 40% हम छोड़ रहे हैं, और उसके बाद भी जो अर्जेंट पेमेंट है, जो लोग आकर ऑफिस से बवाला किया करते थे, उन लोगों को पेमेंट भी किया जा रहा था। ये आपको मैं आज चैलेंज के साथ बोल रहा हूं कि अगर ये बात गलत निकल गई तो मेरे मुंह पे थूक दी जाएगी। लेकिन पेमेंट किसकी हो रही थी? प्रेसिडेंट की पर्ची आती थी, वो पर्ची अकाउंट डिपार्टमेंट में, एडमिन डिपार्टमेंट में, मीडिया डिपार्टमेंट में जा करके स्टाफ को बाकायदा ऑफर करके कि आप मेरा ये काम कर दो, हम आपको 20% देंगे, और नीचे कस्टमर को उकसा करके कि आप अगर 30% पर ये काम करवाते हैं हमसे तो हम आप पेमेंट करा देंगे। ये हुआ है आपके ऑफिस में, अगर आप भूले ना हो तो आपके ऑफिस में ये चीज़ हुई है कि हमने 40% दिया, और उसके बाद जब नीचे कस्टमर को बरगला कर, बहका कर और कस्टमर को प्रेशराइज करके कि 30% लगेगा, 40% लगेगा, और स्टाफ को मैनेज करके 10%, 5% स्टाफ को दे करके लिस्ट में प्रायोरिटी भी डलवा करके ये पेमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, दिया गया। कंपनी ने पैसा भी दिया। हम शायद उस समय दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ थे कि 40% उधर देते हुए कभी ये सवाल नहीं करते थे कि हाँ ये अर्जेंसी किस चीज़ की। मुझे याद है कंपनी के टॉप लीडरों को, वो टॉप लीडर जिन्होंने लाखों रुपए डेली कमाया है, उन्होंने अपनी अपनी PIP की चेकें देकर क्लियर कराई है कि बहुत अर्जेंट पेमेंट देनी है। 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख तक की पेमेंट की टॉप लीडरों की मैं बात कर रहा हूं। ये सारे के सारे जितने भी
ट्रांजैक्शन हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन अकाउंट से हैं। और जिस दिन अकाउंट का एक्सेस मिलता है, या जल्दी, जिस दिन नहीं बहुत जल्दी, आप सभी लोगों के सामने कोर्ट के थ्रू भी चाहे आए और चाहे हम लेकर के आए, ये ट्रांजैक्शन आपको दिखाया जाएगा कि ये पेमेंट किसको किसको उस टाइम पर गई है। एलटीएल के दरमियान में 40% का पैसा प्रेसिडेंट जो उस टाइम पर मेहनत करके टीम को मोटिवेट करके लाते थे ना, उनको 40% वहीं इंडिया में छोड़ दिया जाता था। आज मेरी एक बहुत बड़े सीनियर लीडर से बातचीत हुई। मैंने उनसे पूछा कि बाबू आपने कुल कितना बिजनेस किया एलटीएल में। उन्होंने ताव से कहा, बोलो सर हमने 50 करोड़ का बिजनेस किया। हमने कहा कि तुमको मिला कितना एलटीएल में, मतलब लाइबिलिटी ख़त्म करने के लिए। तो उन्होंने कहा सर हम गवाह हैं इस बात के कि आपने 3 करोड़ रुपए हमारे सीनियर को दिया था, लेकिन हमको मात्र 6 लाख रुपए मिला। हमें 50 करोड़ के बिजनेस पर 20 करोड़ रुपया, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पैसा रिकॉर्ड में दिया गया है, अकाउंट दिया गया, और उस अकाउंट में जब पैसा आया है तो उस पैसे में से ये पैसा रिकॉर्ड में है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन हम नहीं करते थे, वो ट्रांजैक्शन वही सारे प्रेसिडेंट महोदय फ़ोन करके हमारे स्टाफ नूपुर से करवाते थे कि ये पैसा इनको दे दिए, पैसा उधर भेज दिए, पैसा इसको दे दीजिए। अब अगर एक टीम का ये कहना है कि 50 करोड़ हमने किया है एक टीम, तो वो टीम अगर 50 करोड़ कहती है तो वो टीम 20 करोड़ रुपए उसको मिलना चाहिए। हम कहते चलिए ठीक है 40 बहुत, हम जो फिगर बोल रहे हैं फिगर रिकॉर्ड में लोग जानते हैं, बट ये मान चलते हैं कि चलिए 25% भी अगर हुआ है तो 12.5 करोड़ रुपया उस टीम की लाइबिलिटी को उतारने के लिए था। 12.5 करोड़ रुपया उस टीम की लाइबिलिटी को उतारने के लिए था। जरा आप बताइए मुझे, कोई टीम ऐसी है जिसकी टीम में 12.5 करोड़ रुपये लाइबिलिटी उतारने के लिए गया हो? और 50 करोड़ का बिजनेस एक दिन में नहीं आया था, हर दिन पे आउट जाता था, हर दिन बिजनेस आता था। एक सवाल मैं आपसे खुद करता हूं कि ये व्यवस्था तो मैंने पब्लिक के सामने दे रखी थी, कोई इनकार ही नहीं कर सकता है। हर टीम का सीनियर लीडर ये बात जानता है कि हर प्रेसिडेंट को अकाउंट दिया गया था। अगर प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि आखिरी में हमने कंपनी में 10 करोड़ रुपए डाल दिया और वो 10 करोड़ रुपए डालने के बाद जो है सब कुछ हमारा चला गया, तो भाई साहब उस 10 करोड़ में 4 करोड़ रुपए उन्हीं के पास में है, क्यों? अकाउंट उन्हीं के पास में था, वो पैसा उन्हीं के पास में था। पहले दिन से ये प्लान तैयार किया गया था लायबिलिटी उतारने के लिए, लोगों ने अपनी जेबें भरी। ये सिर्फ अभी एक प्लान के बारे में बात कर रहा हूं, सिर्फ एक प्लान बारे में, जिस पर मुझे बदनाम किया गया, जिस पर मुझे गालियां दी गई, जिस पर मेरे खिलाफ दुनिया भर की अभद्र टिप्पणियां की गई। लेकिन मैं उन अभद्र टिप्पणियों से उससे विचलित नहीं हुआ, यह सोचकर नीचे मेरी टीम काम कर रही है। मुझे क्या पता जिन टीमों में मैं लगा हूं काम करने के लिए, जिनको मैं इधर से पानी दे रहा हूं, सींच रहा हूं, यहां से इनको भोजन दे रहा हूं, यहां पे पालन पोषण कर रहा हूं, यहां पे उनका सारा काम देख रहा हूं। दुबई में आकर जब लोग रहा करते थे, तो आज मैं आपको बताता हूं, जब लोग यहां रहा करते थे, जो लोग कहते थे कि इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है, आपको बताऊं हर दूसरे तीसरे दिन हमारे पास आकर कहते थे कि सर कुछ पैसे दे दें, पैसे लेके नहीं आया हूं, पैसे खत्म हो गए हैं। हमने अपनी पॉकेट से पैसे दिए उनको यहां रहने का। बहुत लोग गवाह इस बात के, हमने अपनी पॉकेट से पैसे दिए उनको। बहुत कुछ है कहने के लिए, अभी फिलहाल एलटीएल को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। इसके बाद मेरी एक वॉइस नोट जाएगी लीगल के लिए, लीगल वालों के लिए, जो मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहूँगा। अगर आपको उचित लगे तो आप उस पर आइएगा, नहीं लगता उचित तो कोई बात नहीं। और उसके बाद पटना और रांची से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद वो गाथा, जिस गाथा का आप में से बहुत लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। आज मैं सिर्फ आपको पूरी डिटेल में बगैर नाम लिए पूरी सच्चाई बताऊंगा कि कैसे कैसे उनको लायबिलिटी उतारने के लिए क्या क्या चीज़ें दी गई, और उन्होंने बना के लायबिलिटी दी कि हमारी लायबिलिटी क्या है, बट लायबिलिटी उतरने की जगह पर लायबिलिटी और चढ़ती गई। रीज़न उसके पीछे क्या है ये आपको पता चलेगा। धन्यवाद।